हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार और 106 कोड है हमारा। बुक का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्सेज। हम यहाँ पर लाइब्रेरी BLIS कोर्स जो कि CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से है उसको पढ़ा रहे हैं और 106 कोड इंफॉर्मेशन सोर्सेज की आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 108 और 107 की जो बुक्स हैं उनकी कंप्लीट यूनिट्स करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए 106। और क्योंकि सिलेबस थोड़ा स्पीडली चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ 2-3 दिन बाद ही, तो कोशिश करेंगे कि तब तक हम अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट करा दें। इसलिए हो सकता है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूं चीज़ों को, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डाउट है, आपको समझ नहीं आया है वो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पर स्पेशली आपको एक वीडियो बना दूँगी उसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और उसको डिटेल में आपको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 106 को स्टार्ट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज बुक्स का नाम है और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस, वॉल्यूम, पेटेंट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, थीसिस और देयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड साथ ही साथ हम जानेंगे 5 लॉज एंड रेफरेंस सोर्सेज। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन हमने 107 में भी डिस्कस किया था, 5 लॉज एंड रेफरेंस सोर्सेज, लेकिन यहाँ एक्चुअली वहाँ पर रेफरेंस सर्विसेज था, इसलिए शायद हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो यहाँ पर। तो रेफरेंस सोर्स है इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संदर्भ एवं सूचना स्रोत, इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सोर्सेज, इंट्रोडक्शन। सूचना अनेक प्रकार की होती है और अनेक प्रकार के स्वरूपों व अनेक भाषाओं में होते हैं, जिनके माध्यम से अनेक प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अतः जानकारी प्राप्त करने हेतु इनके स्रोतों अथवा जिन वस्तुओं में ये निहित होते हैं उन्हें सूचना स्रोत कहते हैं। सूचना स्रोत का तात्पर्य है जहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सूचनाएं तो साधारण पुस्तक से भी प्राप्त होती है, तो फिर संदर्भ स्रोत और साधारण ग्रंथों में अंतर क्या है? दोनों प्रकार के ग्रंथों में मूलभूत अंतर हैं जिसे समझना भी यहाँ आवश्यक है। सामान्य ग्रंथ सतत पढ़ने के लिए लिखा जाता है तथा इसे वाक्य दर वाक्य अथवा पैरा दर पैरा के रूप में या फिर पाठों के रूप में लिखा जाता है। इन प्रकारों के ग्रंथों का विकास पाठकों की जानकारी, मनोरंजन अथवा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है और उन्हें पढ़ने हेतु निर्गत किया जाता है। इनका विषय सरल भी हो सकता है और जटिल भी, तथा विषय की निरंतरता बनी रहती है, परंतु संदर्भ ग्रंथों की रचना निरंतर अध्ययन के लिए नहीं की जाती और उनका अध्ययन ग्रंथालय के अंदर ही किया जाता है। इनकी रचना किसी विशेष प्रणाली के अनुसार होती है, जिनका उपयोग पाठक केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसी विषय या तथ्य का स्पष्टीकरण अथवा पुष्टिकरण करने में जो पुस्तक तत्काल सहायता करे उसे हम कहेंगे संदर्भ पुस्तक। पुस्तकालय विज्ञान के विद्वानों ने इसकी व्याख्या अलग अलग शब्दों में की है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ पुस्तक ज्ञान का संकलन एवं संगठन इस प्रकार करती है कि अभिष्ट सूचना तत्काल एवं विशद रूप से सामने आती है। लुईस सॉर्स ने अपनी इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: संदर्भ पुस्तक किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी वर्क्स में इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में की है: निश्चित विषयों की जानकारी के लिए इसकी रचना विशिष्ट संयोजन पद्धति के द्वारा की जाती है। इसका अध्ययन कदाचित ही किया जाता है और इसका उपयोग पुस्तकालय के अंदर ही सीमित रहता है। विंचेल के अनुसार संदर्भ ग्रंथ किसी निश्चित अंश को संदर्भित करने या परामर्श के लिए होते हैं। इस प्रकार संदर्भ ग्रंथ को परिभाषित करते हुए गेट्स ने कहा है कि ये एक ग्रंथ है जिसे किसी विशेष विषय, किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी आंकड़े, किसी स्थान या किसी शब्द से संबंध, सहायता या सूचना के लिए परामर्श किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने संदर्भ ग्रंथ की अत्यंत विस्तृत और व्यापक परिभाषा दी है
यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है जिसका अवलोकन किसी विशेष सूचना के लिए किया जाए। इसे अधोपांत नहीं पढ़ा जाता। यह लघु परंतु विभिन्न आकार की समुच्चय या असंबद्ध प्रविष्टियों से आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं। प्रविष्टियों का क्रम विचार क्रम से पूर्णता निर्धारित नहीं किया जाता है। इसका निर्धारण चयनित व्यवस्था की पद्धति से किया जाता है। संदर्भ स्रोतों की विशेषताएं। संदर्भ स्रोतों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन्हें प्रारंभ से अंत तक नहीं पढ़ा जाता। इनकी रचना किसी विशिष्ट जानकारी को प्रदान करने के लिए होती है। ये सामान्यतः तथ्यों पर आधारित होते हैं। इनकी वर्णित विषय में कोई निरंतरता नहीं होती है। इन ग्रंथों में विषय का व्यवस्थापन सामान्यतः वर्णानुसार होता है, जिससे इनके उपयोग में आसानी होती है। इन ग्रंथों का उपयोग पुस्तकालय के भीतर ही किया जाता है। इसमें सूचनाओं का आकार एक जैसा नहीं होता है। कुछ विषयों की सूचनाएं लघु आकार की तथा कुछ विस्तृत होती हैं, अतः उनके अवलोकन में कभी कम तो कभी अधिक समय लग सकता है। संदर्भ ग्रंथ का उपयोग अल्पकालिक संदर्भ सेवा के लिए किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ की सूचनाएं सामान्य ग्रंथों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक होती हैं। विलियम कार्ट्ज ने संदर्भ ग्रंथ की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। यह तथ्यों पर विशेष प्रकाश डालती है। यह तत्काल और सुविधानुसार उपयोग करने हेतु प्रकीर्ण सूचनाओं का संग्रह है। इसमें निहित विषय का विवेचन सरसरी दृष्टि से किया जाता है। इसका संयोजन साधारणतः एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता है। संदर्भात्मक महत्व होने से इस प्रकार की पुस्तक को संदर्भ संग्रह कहते हैं तथा जिस कक्ष में इनको संग्रहित किया जाता है उसे संदर्भ कक्ष कहा जाता है। अब देखते हैं सूचना स्रोत की श्रेणियाँ। सूचना स्रोत अनेक स्वरूपों एवं भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, जिनके माध्यम से अनेक प्रकार की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शोध छात्रों को तो इनकी तथा इनके अंतर्गत उपलब्ध सूचना और सूचना के प्रकारों का ज्ञान अवश्य रूप से होना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मियों के लिए भी इनकी पूर्ण जानकारी आवश्यक है, तभी प्रभावी संदर्भ एवं सूचना सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। सूचना स्रोत तात्पर्य एवं परिभाषाएं। सूचना स्रोत अर्थात वे स्रोत जहाँ से सूचना प्राप्त हो सकती हैं। यह स्रोत कोई ग्रंथ हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है या संस्था हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से हमें पुस्तकों का अध्ययन एक सूचना स्रोत के रूप में करते हैं। सूचना स्रोत को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: वेयर वन कैन कलेक्ट, गेट और एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, दैट प्लेस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। A person gets an idea from the media, that media is called source of information. सूचना स्रोत के प्रकार या श्रेणी। टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं, यानी कि प्रलेखीय स्रोत और अप्रलेखीय स्रोत होते हैं। अब प्रलेखीय स्रोत जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं: प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टेरिटरी सोर्सेज। और आपकी जो ये बुक है जो 106 है, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, वो इन्हीं 3 इन्फॉर्मेशन सोर्सेज पर बेस्ड है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करेंगे, सेकंड यूनिट में सेकेंडरी सोर्सेज की बात करेंगे और थर्ड यूनिट में हम टेरिटरी सोर्सेज यानी कि तृतीय स्रोत की बात करेंगे। तो आपकी बुक 106 इन्हीं स्रोतों के इर्द गिर्द घूम रही है। ओके। अब प्रलेखीय जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल सोर्सेज और एक होते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। ओके, चलिए ये जो है ये समरी है। जैसे कि आप जानते हैं हम समरी दे देते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन को, ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ सकते हैं। जो अभी हमने ऊपर कंप्लीट किया है उसी का ही एक समराइज रूप है ये। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम जानेंगे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं। प्रलेखीय सूचना स्रोत, इसका ये प्राइमरी जो हमने बोला था ना, फर्स्ट वाला जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसी का एक रूप है ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज।
इसका अभिप्राय उन सूचना स्रोतों से है जो परंपरागत स्वरूप एवं अपरंपरागत स्वरूपों में निहित एवं प्रकाशीय होते हैं। परंपरागत सूचना स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि द्वितीय, और तृतीयक सूचना स्रोत। प्राथमिक सूचना स्रोत, ओके, ये इसी का ही पार्ट है। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था ना चार्ट, उसमें देखिए प्रलेखीय सोर्सेज थे, प्रलेखीय सोर्सेज, और उसके बाद जो अप्रलेखीय सोर्सेज थे। प्रलेखीय में प्राइमरी सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं अब। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है ना आपकी, वो प्राइमरी सोर्सेज के ही इर्द गिर्द घूम रही है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? इस प्रकार के स्रोतों में मौलिक प्रकाशन सम्मिलित होते हैं जिसमें वांछित एवं उपयोगी सूचना सामग्री उपयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में मौलिक अनुसंधानों किसी विषय का विकास एवं मूल विवरण तथा वर्णन, उनके अन्य प्रयोग का विवरण, किसी विचारधारा अथवा विषय वस्तु की नवीन एवं मौलिक व्याख्या, पुनर्व्याख्या अथवा किसी प्राचीन एवं लुप्त विषय या वस्तु की खोज या मौलिक वर्णन के समय प्रथम बार प्रकाशित अभिलेखों को प्राथमिक सूचना स्रोत की संज्ञा दी जाती है। वैज्ञानिकों के अंतिम प्रतिवेदन में जो पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं वे सूचना प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत के रूप में अन्य सूचना सामग्रियों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिवेदन, मोनोग्राफ, शोध प्रबंध, पेटेंट, पांडुलिपियां आदि। कुछ प्राथमिक स्रोत प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, जैसे कि शासन के प्रतिवेदन। जर्नल्स, इसके अंतर्गत बुलेटिन, गोष्ठी, कार्य विवरण, क्रियाकलाप आदि सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है। प्राथमिक स्रोत प्राय पत्रिका के रूप में ही प्रकाशित हो पाते हैं। बहुत सी ऐसी शोध पत्रिकाएं भी होती हैं जिनमें केवल नई शोध के विषय में जानकारी प्रस्तुत की जाती है। साधारणतः वैज्ञानिक विषयों में सूचना के आदान प्रदान के लिए ऐसी ही पत्रिकाओं का प्रयोग किया जाता है। पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख प्राथमिक सूचना स्रोत तभी कहलाएंगे जब उसमें मौलिक शोध, नए तथ्यों को प्रकट करने की सरीखी विशेषताएं हों। अगर पत्रिका के आलेख में किसी अन्य शोध के बारे में रिपोर्ट या सार प्रस्तुत किया गया हो तो हम उसे प्राथमिक स्रोत नहीं कहेंगे। शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख इस प्रकार की नवीनतम सूचनाओं से ओतप्रोत होते हैं जो अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मासिक, द्वैमासिक या त्रैमासिक आदि पत्रिकाओं द्वारा इस प्रकार की विषय सामग्री पाठकों तक प्रेषित होती रहती है। इसके विपरीत वही सूचना पुस्तक रूप में कम से कम 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। कैलिसन के शब्दों में, किसी भी क्षेत्र में ज्ञान सीमा उपलब्ध पुस्तकों से प्राप्त सूचना और नवीनतम पुस्तक के उपरांत आने वाली पत्रिकाओं के जोड़ से बनती है। इस प्रकार क्रेन का कथन है कि पुस्तक जबकि जल्दी से असामयिक हो जाती है, परंतु यह पत्रिका वैज्ञानिक शोध को अग्रसर बनाए रखती है। यही कारण है कि अधिकांश शोध आलेख पत्रिकाओं में ही प्रकाशित होते हैं तथा कभी भी पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं किए जाते, क्योंकि उनका शोध मूल्य पत्रिकाओं में ही बना रहता है। पत्रिकाओं के कुछ उदाहरण जैसे कि अमेरिकन जर्नल्स ऑफ फिजिक्स, न्यूयॉर्क अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, न्यूयॉर्क, जॉन वैली। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, यहाँ पर हम बात करेंगे सम्मेलन कार्यवाही की, यानी कि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग की। विषय विशेषज्ञ अपने सहयोगियों के नवीन व मौलिक विचारों से अवगत होने के लिए विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेते हैं। इस सम्मेलन की कार्यवाही महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत का काम करती है। सम्मेलन या गोष्ठियाँ, ठीक है, यहाँ पर गोष्ठियों का मतलब सम्मेलन ही होता है, कॉन्फ्रेंस ही होता है, ओके। सम्मेलन या गोष्ठियाँ स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राय विज्ञ संस्थाएं आयोजित करती है। इसमें भाग लेकर शोधकर्ता तथा विषय विशेषज्ञ अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। जो आलेख यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं वह कहीं और प्रकाशित नहीं होते। आलेख प्रस्तुत करते ही उस पर टिप्पणी और समालोचना हो जाती है और लेखक उचित उत्तर भी प्रस्तुत करता है। सम्मेलनों में शोधकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क भी बनते हैं जो शोध में सहायक होते हैं।
अब सूचना तकनीकी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान दूर सम्मेलन से संभव हो जाता है। सम्मेलनों की कार्यवाही साधारणतः 3 प्रकार से जारी की जाती है। एक होती है सम्मेलन पूर्व साहित्य में प्राप्त हुए आलेखों को जारी करके। दूसरी सम्मेलन मध्य का साहित्य, इसमें प्राय आरंभिक और समापन भाषण आदि होते हैं। और जो सम्मेलनोत्तर साहित्य होता है उसमें प्रस्तुत किए गए आलेख, चर्चा प्रस्ताव आदि होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाशिंगटन 1958 में जारी हुआ था। किसके द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, नेशनल रिसर्च काउंसिल 1959। दूसरा है प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रंगनाथन्स फिलोसफी असेसमेंट इम्पैक्ट एंड रेलेवेंस, न्यू दिल्ली 1985, ऑर्गेनाइज्ड बाय ILA, न्यू दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस 1985 से 88 तक, वॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पेटेंट्स। ये भी क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। पेटेंट्स को भी प्राथमिक स्रोत माना जाता है। इनका सूत्रपात सन 1617 में होना माना जाता है। पेटेंट्स एक ऐसा सरकारी प्राधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी अवधि तक बेचने या उसका उपयोग करने के लिए दिया जाता है। यह एक प्रकार का आदेश होता है जिसे राज्य प्रमाण पत्र के रूप में किसी आविष्कार की घोषणा करने के लिए प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, रासायनिक, व्यापारिक उत्पाद एवं कंप्यूटर के क्षेत्र में अधिक होती है। प्रत्येक देश में अपने प्रकाशन की एक एजेंसी होती है। भारत में पेटेंट का पंजीयन एवं मान्यता प्रदान किसी क्षेत्र विशेष से में चल रहे शोध कार्य की एक श्रृंखला के रूप में होता है। शोध मोनोग्राफ में शोध के निष्कर्ष तथा सिद्धांतों के विवरण प्रकाशित किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड पेटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट जर्नल्स लंदन, ड्रेवेंट पब्लिकेशन वीकली 2006, इंडिया पेटेंट्स चेन्नई, पेटेंट्स इन 4 वीकली 2007 एंड इंडिया केमिकल पेटेंट्स इंडेक्स। पेटेंट के सूचना स्रोत। सभी प्रकार के पेटेंट प्राय प्राथमिक श्रेणी के स्रोत होते हैं। किसी भी उत्पाद की उपयोगिता उसके उपयोग पर निर्भर होती है, अर्थात जब उसका विक्रय आरंभ होता है। संपूर्ण विश्व में पेटेंट्स की बड़ी संख्या प्रति वर्ष निर्गत होती है। प्रत्येक वर्ष में 5 लाख से भी अधिक पेटेंट्स को शासनादेश से स्वीकृति मिलती है। पेटेंट्स के सूचना स्रोत अनेकानेक हैं। कुछ प्रमुख स्रोत के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे द ऑफिशियल जर्नल। इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप से 1854 से किया जा रहा है। इसका प्रकाशक ब्रिटिश पेटेंट ऑफिस लंदन है। और गैजेट ऑफ इंडिया, इसके भाग 2 और अनुभाग 2 में साप्ताहिक रूप से भारतीय पेटेंट का प्रकाशन किया जाता है। रिसर्च रिपोर्ट। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शोध प्रतिवेदन प्राथमिक स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाने लगे। अमेरिका में D.W. किंग की सर्वेक्षण के अनुसार 1960 से 1974 में यदि वैज्ञानिक आलेख भी 42% की वृद्धि हुई है तो शोध प्रतिवेदन 4 गुना बढ़े हैं। वर्तमान में ये बहुत अधिक हो गई है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद विज्ञान के क्षेत्र में शोध सामग्री का इतना अधिक विस्तार हुआ है जिसे पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इसलिए विकल्प रूप में शोध प्रतिवेदनों का महत्व बढ़ गया है। उच्च स्तरीय प्रशासनिक शोध संबंधी कार्यान्वित परियोजनाओं के विकास तथा प्रगति के विवरण को प्राय शोध प्रतिवेदन कहा जाता है। ऐसे प्रतिवेदन विशेष रूप में सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, वैमानिकी या औद्योगिक क्षेत्र में हो रही गोपनीय शोध से संबंधित होते हैं। इसलिए इनकी कार्यान्विति केवल सीमित क्षेत्र में होती है। इन प्रतिवेदनों को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधारणतः ऐसे प्रतिवेदन अस्थायी होते हैं, इसलिए इन्हें अप्रकाशित अवस्था में ही रखा जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल, एरोस्पेस रिपोर्टर्स, नेशनल
नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, यूएसए में है नासा। फिजिक्स रिपोर्ट ये एम्स्टर्डम, ये है नॉर्थ हॉलैंड में, 1971। अब बात करते हैं थीसिस की, यानी कि शोध प्रबंध की। ठीक है, ये भी क्या है, आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। विश्वविद्यालय में उच्च शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध विद्यार्थी मान्यता प्राप्त गाइड की देखरेख में किसी विषय के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष पर शोध प्रबंध लिखता है, जिसका अन्य मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं। ऐसे स्रोत को प्राथमिक स्रोत माना जाता है क्योंकि इनमें नवीन विषयों पर शोध करके उसको आगे और आगे विकसित किया जाता है। इनमें प्राय शोध के विषय में उद्देश्य, अनुमान, प्रक्रिया, परिणाम आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। शोध प्रबंध में से कई बार कोई आलेख किसी शोध पत्रिका में भी प्रकाशित किया जाता है या किसी सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो अप्रकाशित रहते हैं। अप्रकाशित रहने के कारण अन्य शोधकर्ताओं को इन स्रोतों के बारे में अवगत कराने हेतु कुछ सूचियां जारी की जाती हैं। भारतवर्ष में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अपनी साप्ताहिक यूनिवर्सिटी न्यूज़ में शोध प्रबंधों की सूची प्रकाशित करती है। शोध प्रबंध के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रेफरेंस सर्विस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया आफ्टर 1947, अ सर्वे बाई सेवा सिंह, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी, 1984। कॉलेज लाइब्रेरीज इन पंजाब, a statistical analysis of their problems by जसवीर सिंह, अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, 1991। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 5 लॉज ऑफ रेफरेंस सोर्सेज की। आधुनिक ग्रंथालय का मुख्य उद्देश्य ग्रंथालयों में निहित संपूर्ण ज्ञान राशि में से पाठकों की ज्ञान पिपासा को संतुष्ट करना है तथा ज्ञान राशि का अधिक से अधिक उपयोग करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि पाठकों तथा ज्ञान साहित्य के अभिलेखों के मध्य संबंध स्थापित करना होता है और ये कार्य मानवीय सहायता से ही किया जा सकता है, जिसे संदर्भ भी कहा जाता है, यानी कि संदर्भ सेवा जिसको कहा जाता है। संदर्भ सेवा की अवधारणा का प्रसार 1930 के बाद डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों के प्रतिपादन के पश्चात माना है, जिससे ग्रंथालय की व्यवस्था को एक दार्शनिक और सैद्धांतिक आधार प्राप्त हुआ है, जिससे ग्रंथालय के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। डॉक्टर रंगनाथन ने न केवल संदर्भ सेवा की भावना व आवश्यकता का बीजारोपण किया, बल्कि संदर्भ सेवा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में पहली बार संदर्भ ग्रंथालय का पद सृजित किया गया। डॉक्टर रंगनाथन की संदर्भ सेवा से संबंधित विचारधारा ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों पर आधारित है। ये सूत्र ग्रंथालय विज्ञान के नियम एवं दर्शन हैं, जिनमें संदर्भ सेवा की भूमिका व महत्व निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रंगनाथन जी के 5 लॉज की, 5 रूल्स की। तो वैसे तो 103 जो कोड है आपका, उसमें इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इनका मतलब जानते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं कि रंगनाथन जी कि प्रथम सूत्र जो कि है पुस्तक के उपयोग के लिए है। इनका दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। 4th है पाठकों का समय की बचत, और 5वां है पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। तो प्रथम सूत्र है यहाँ पर पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पहले के समय में पुस्तकें उपयोग के लिए नहीं होती थी, शाही पुस्तकालय होते थे, सिर्फ कुछ लोग ही पुस्तकों का उपयोग करते थे। पुस्तकों की सुरक्षा उनके उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण होती थी। पहले पुस्तकें कम संख्या में भी होती थी। मुद्रण व प्रकाशन व्यवस्था की खोज होने के बाद ही पुस्तकों की छपाई व प्रकाशन में वृद्धि हुई। इस समय इस नियम ने पुस्तकालय की पूरी प्रणाली में परिवर्तन कर दिया, और पुस्तकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे हो, इसके लिए डॉक्टर रंगनाथन ने उपाय सुझाए हैं। ठीक है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।
प्रत्येक पाठक को उसकी रुचि की पुस्तक मिले, ये दूसरे सूत्र का अर्थ है। सभी को पुस्तकें मिले, चाहे वो पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो। अनपढ़ को भी पुस्तकें मिले का अर्थ हुआ कि शिक्षा मिले। प्रत्येक बच्चों को और बड़ों को, सभी वर्ग के लोगों को, शहरी तथा ग्रामीण लोगों को, बीमार लोगों को, काम करने वाले लोगों को, कुशल गृहिणी इत्यादि को ये पुस्तकें मिलें। द्वितीय सूत्र प्रजातंत्र को बढ़ावा देता है, सभी को शिक्षा का अवसर व अधिकार मिले, इसकी बात करता है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार, पुस्तकालय अध्यक्ष व पुस्तकालय कर्मचारियों को मिलकर कदम उठाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है सूत्र नंबर 3, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर। तृतीय सूत्र में डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। पाठक को पुस्तकों तक पहुंचने के लिए उनकी जानकारी होना आवश्यक है। पुस्तकों की जानकारी पुस्तकालय सूची, वर्गीकरण, मुक्त प्रवेश प्रणाली, वांग्मय सूची, संदर्भ सेवा, प्रदर्शन, प्रसार सेवा से हो सकती है। ठीक है, तो उसके जो डिटेल में हमें पढ़ना है वो हम 103 कोड में ही पढ़ लेंगे उसको। यहाँ पर एक समरी दे रहे हैं, एक समझ विकसित कर रहे हैं आपकी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले है क्या, यानी कि जिस तरीके से प्रत्येक पाठक जो होता है उसके लिए एक स्पेशली पुस्तक होती है, वैसे ही एक पुस्तक होती है जिसका एक कोई पाठक होता है। हर एक पुस्तक किसी न किसी पाठक के लिए ही बनी होती है। ठीक है, चौथा जो फोर्थ जो है चतुर्थ सूत्र यानी कि फोर्थ सूत्र की हम बात करेंगे, यह है पाठक के समय की बचत करना। डॉक्टर रंगनाथन ने बहुत महत्वपूर्ण चतुर्थ सूत्र पाठक के समय की बचत दिया है। इस पुस्तकालय के पास सभी संसाधनों के होते हुए भी यदि पाठक को उसकी पसंद की सामग्री के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़े या खोजने में बहुत समय लगे तो उस पुस्तकालय का कोई औचित्य नहीं है, और ऐसी पुस्तकालय से पाठक भी संतुष्ट नहीं होगा और वो दूसरा कोई साधन खोजेगा। पाठक का कीमती समय कैसे बचाया जा सके उसका ध्यान रखना भी किसका कार्य है, ग्रंथालय का कार्य है, और उसी के लिए ग्रंथालय संदर्भ सेवा प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो 5वां सूत्र है हमारा वो है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यानी कि हमेशा ऊपरी ओर बढ़ती है, हमेशा आगे जाने वाली एक संस्था है। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पुस्तकालय एक निरंतर बढ़ने वाली संस्था है। समय के साथ पुस्तकालय के संग्रह, पाठक, भवन व कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती रहती है। जैसे शिशु के जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक आकार में वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। वो पुरानी चीज़ों का स्थान नई चीज़ें ले लेती हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय का आकार निरंतर बढ़ता जाता है, साथ में नई नई टेक्निक्स का विकास होता है, और शिशु वयस्क हो जाता है तो फिर विकास रुक जाता है। लेकिन पुस्तकालय में ऐसा नहीं है। यदि ऐसा तो वह ऐसा होता तो वो नाश की तरफ बढ़ रही होती, क्योंकि पुस्तकालय जो है वो कम्प्लीटली ग्रो कर रही है, आगे की ओर जा रही है। किसी भी पुस्तकालय में वृद्धि हो रही है तो वो सब हम आगे देखेंगे 103 में। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है जो डॉक्टर रंगनाथन ने 5 लॉज दिए हैं लाइब्रेरी के। तो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हम बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के लिए जो 5 लॉज दिए हैं वो 5 लॉ हमने पढ़े हैं, पुस्तक के उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, पाठक के समय की बचत, और पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, हमेशा मोस्टली मतलब चांसेस हैं 90% की एग्ज़ाम में पूछा ही जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है, 106 की सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।